नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी पश्चिम बंगाल में टीएमसी को तोड़ने की साजिशों की, तमिलनाडु में बीजेपी को लगे बड़े झटके की, देखेंगे राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की क्या है तैयारी, सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर हाईकोर्ट ने क्यों उठाए सवाल, जानेंगे क्यों एक बार फिर हिंसा की चपेट में आया मणिपुर। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। पश्चिम बंगाल में गिरफ्तार आरोपियों को रस्सी बांधकर घुमाने पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, पुलिस के रवैये पर जताई नाराजगी, 3 सप्ताह में मांगी रिपोर्ट, सोशल मीडिया पर वायरल हुए थे वीडियो। असम में कैबिनेट का हुआ विस्तार, 12 विधायकों ने मंत्री पद की ली शपथ, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य ने दिलाई शपथ। रिजर्व बैंक के गवर्नर संजय मल्होत्रा ने एमपीसी बैठक के नतीजों का किया ऐलान, रेपो रेट 5.25% के स्तर पर रहेगी स्थिर, जबकि देश की जीडीपी ग्रोथ रेट का अनुमान घटाकर 6.6% किया। महाराष्ट्र विधान परिषद चुनाव में महायुति के 6 उम्मीदवार निर्विरोध जीतने का मामला, एमवीए उम्मीदवारों के नाम वापस लेने पर संजय राउत ने उठाए सवाल, 150 करोड़ रुपए की खरीद फरोख्त का लगाया आरोप। और लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 116 अंकों की गिरावट के साथ 74,243 पर बंद हुआ सेंसेक्स, जबकि 49 अंकों की गिरावट के साथ 23,366 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिम बंगाल में घमासान मचा हुआ है। राज्य में विपक्षी पार्टी टीएमसी में टूट हो गई है। 58 विधायकों ने ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत कर दी है, जिसके बाद सांसदों को भी तोड़ने की कोशिश की गई और अब अपनी ही पार्टी को बचाने के लिए खुद ममता बनर्जी मैदान में उतर गई हैं। खबर यह भी आ रही है कि बागी गुट के विधायक आपस में ही भिड़ गए हैं, जिसके बाद काफी बवाल देखा जा रहा है। तो क्या है पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। पश्चिम बंगाल में सियासी बवाल बढ़ता जा रहा है। टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ाने वाले ऋतव्रत बनर्जी खुद टेंशन में दिखाई दे रहे हैं। ममता बनर्जी के खिलाफ बगावत करने वाले विधायकों में फूट पड़ गई है। जिन विधायकों ने ऋतव्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुना था, वही उनकी नींद उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी तक जो नेता ऋतव्रत के साथ थे, अब वो घर वापसी की तैयारी में हैं। ऐसे में ये सवाल उठ रहा है कि क्या ममता विरोधी खेमे में फूट पड़ गई है। 24 घंटे के अंदर ही बागी गुट बिखरता दिखाई दे रहा है। बागी गुट के विधायकों ने साफ कह दिया है कि ममता बनर्जी ही हमारी नेता हैं। दूसरी तरफ विरोधी गुट की तरफ से इस तरह की खबरें फैलाई जा रही थी कि 20 से ज्यादा सांसद भी हमारे साथ हैं, लेकिन अब टीएमसी के अधिकांश सांसदों ने साफ कर दिया है कि हम ममता के साथ ही रहेंगे, जिससे टीएमसी में फूट डालने की जो कोशिश बीजेपी कर रही थी, वो अब फेल होती हुई दिखाई दे रही है। दरअसल बागी विधायक दल के नेता ऋतव्रत बनर्जी ने विधायकों की एक मीटिंग बुलाई। वो कोशिश कर रहे थे कि अब टीएमसी का अध्यक्ष पद भी उन्हें मिल जाए। इसलिए बैठक में ऋतव्रत ने प्रस्ताव रखा कि ममता बनर्जी को अब टीएमसी विधायक की मुख्य सलाहकार के रूप में काम करना चाहिए, लेकिन ऋतव्रत के इस प्रस्ताव का टीएमसी के विधायकों ने ही विरोध कर दिया। पांचला विधानसभा क्षेत्र से बागी विधायक गुलशन मल्लिक ने कहा कि हमें बताया गया था कि पार्टी ममता बनर्जी के नेतृत्व में ही आगे बढ़ेगी, वो केवल सलाहकार नहीं हैं। हम चाहते हैं कि पार्टी उनके नेतृत्व में ही काम करे। अगर ममता बनर्जी को सर्वोच्च नेता के रूप में स्वीकार नहीं किया जाता है, तो हमें सोचना होगा कि हमें इस बागी खेमे में रहना चाहिए या नहीं। सिताई से एक और बागी विधायक संगीता रॉय बसूनिया ने भी गुलशन मल्लिक के बयान का समर्थन किया है। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी हमारी सर्वोच्च नेता हैं और आगे भी रहेंगी। उन्हें सिर्फ सलाहकार का पद देकर घर नहीं बैठाया जा सकता। तो बागी नेताओं के इन बयानों ने ऋतव्रत की नींद उड़ा दी है और साफ होता दिख रहा है कि टीएमसी अभी भी मजबूत है और अब तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष ममता बनर्जी ने मोर्चा संभाल लिया है। ममता बनर्जी अपनी टूटी हुई पार्टी को जोड़ने की कोशिश में जुट गई हैं। इसी क्रम में टीएमसी ने बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों को लेकर चर्चा हुई, साथ ही बागी विधायकों को लेकर भी नरमी बरती गई है। जल्दी ही ममता बनर्जी विधायक दल की बैठक बुला सकती हैं। पश्चिम बंगाल में टीएमसी में खींचतान जारी है, तो तमिलनाडु में बीजेपी को बड़ा झटका लग गया है। राज्य में पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा माने जाने वाले के अन्नामलाई ने बीजेपी का साथ छोड़ दिया है। वैसे तो विधानसभा चुनाव के दौरान ही पार्टी में दरार पड़नी शुरू हो गई थी, जब बीजेपी ने अन्नामलाई को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया था और अब अन्नामलाई अपनी खुद की पार्टी बनाने की राह पर चल पड़े हैं। देखिए रिपोर्ट। 5 जून को बीजेपी ने आधिकारिक तौर पर मान लिया है कि तमिलनाडु के पूर्व पार्टी अध्यक्ष के अन्नामलाई ने इस्तीफा दे दिया है। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। इसे बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा झटका माना जा रहा है। तो दूसरी तरफ इस्तीफे के बाद अन्नामलाई ने अपनी नई राजनीतिक पार्टी बनाने का ऐलान कर बीजेपी की धड़कनें और बढ़ा दी हैं।
एक्सपर्ट जनता को संबोधित करते हुए अन्नामलाई ने कहा कि आज से एक नया रास्ता, एक नया आंदोलन और एक नई राजनीतिक यात्रा शुरू हो रही है। मेरे राजनीतिक लक्ष्य अब पहले से बड़े हो गए हैं और मुझे ज्यादा लोगों को साथ लेकर आगे बढ़ना है। बीजेपी में रहते हुए मैंने कभी भी तमिलनाडु की पहचान, संस्कृति और राज्य के जल अधिकारों जैसे मुद्दों पर समझौता नहीं किया। मैंने 4 दिसंबर 2025 को ही पार्टी नेतृत्व को अपने इस्तीफे की इच्छा से अवगत करा दिया था, लेकिन मुझसे चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक इंतजार करने को कहा गया। मेरे सामने हमेशा यह असमंजस रही है कि मैं पहले भाजपा का कार्यकर्ता हूँ या तमिलनाडु का बेटा। आखिरकार मैंने अपने रास्ते पर आगे बढ़ने का फैसला किया। अब मेरी नई राजनीतिक पार्टी आगामी तमिलनाडु विधानसभा चुनाव में हिस्सा लेगी। यानी जिस नेता को बीजेपी तमिलनाडु में अपना सबसे मजबूत चेहरा मानती थी, वो अब सीधे तौर पर बीजेपी के खिलाफ राजनीतिक मैदान में उतरने की तैयारी कर रहा है। दरअसल अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने की अटकलें पिछले कई महीनों से लगाई जा रही थी। यहाँ तक कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन आखिरकार सभी कोशिशें नाकाम साबित हुई। अन्नामलाई का इस्तीफा ऐसे समय में आया जब तमिलनाडु में बीजेपी पहले ही कमजोर स्थिति में नजर आ रही है। 2026 चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक रहा था और बीजेपी राज्य में महज 1 सीट जीत सकी थी। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि अन्नामलाई के पार्टी छोड़ने की पटकथा चुनाव के दौरान ही लिखी जाने लगी थी। बीजेपी की उम्मीदवार सूची से उनका नाम गायब रहने के बाद से ही अटकलों का दौर शुरू हो गया था और फिर दिल्ली में शीर्ष नेतृत्व से उनकी मुलाकातों ने इन चर्चाओं को और तेज कर दिया और अब उन्होंने बीजेपी का साथ छोड़ ही दिया। तमिलनाडु बीजेपी में 2 फाड़ हो गया है। अन्नामलाई ने बीजेपी छोड़ते ही नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, जिसे दक्षिण में पहले से कमजोर बीजेपी के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। वहीं कांग्रेस लगातार मजबूत होती दिखाई दे रही है। इस बार के विधानसभा चुनावों के बाद दक्षिण में कांग्रेस का ग्राफ तेजी से उठा है और अब उसे इसका फायदा आगामी राज्यसभा चुनाव में भी मिलना तय माना जा रहा है। तो इस चुनाव के लिए क्या है कांग्रेस की आगे की रणनीति, जानेंगे इस रिपोर्ट में। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 5 जून को कर्नाटक से राज्यसभा उम्मीदवार के तौर पर अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी, कर्नाटक के मुख्यमंत्री DK शिवकुमार, सांसद KC वेणुगोपाल और कर्नाटक प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष BK हरिप्रसाद मौजूद रहे। खड़गे के साथ कांग्रेस के अन्य उम्मीदवार पवन खेड़ा और मंसूर अली खान ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के बाद मीडिया से बातचीत में खड़गे ने कहा, सभी विधायकों और मेरे नेताओं ने सर्वसम्मति से मुझे चुना है। चुनाव 18 जून को होना है और मुझे विश्वास है कि सभी एकजुट रहेंगे तथा कांग्रेस उम्मीदवारों की जीत सुनिश्चित करेंगे। दरअसल राज्यसभा चुनाव ऐसे समय में हो रहे हैं जब कर्नाटक में कांग्रेस खुद को लगातार मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही है। लोकसभा चुनाव के बाद भी पार्टी राज्य में अपने संगठन को और मजबूत करने में जुटी हुई है। ऐसे में कांग्रेस की नजर सिर्फ राज्यसभा सीटों पर ही नहीं बल्कि आने वाले राजनीतिक मुकाबलों पर भी है। कांग्रेस ने राज्यसभा चुनाव के लिए कई बड़े नेताओं पर दांव लगाया है। पार्टी ने कर्नाटक से मल्लिकार्जुन खड़गे, पवन खेड़ा और मंसूर अली खान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन, तमिलनाडु से प्रवीण चक्रवर्ती, झारखंड से प्रणब झा और राजस्थान से नीरज डांगी को मैदान में उतारा है। राज्यसभा चुनाव के जरिए कांग्रेस एक बड़ा राजनीतिक संदेश देने की कोशिश कर रही है। पार्टी नेतृत्व चाहता है कि संगठन के अनुभवी और मुखर नेताओं को संसद के उच्च सदन में भेजा जाए ताकि विपक्ष की आवाज और मजबूत हो सके। चुनाव आयोग की अधिसूचना के मुताबिक 18 जून को 10 राज्यों की 24 राज्यसभा सीटों पर मतदान और मतगणना होगी। इन सीटों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और गुजरात की 4-4 सीटें, राजस्थान और मध्य प्रदेश की 3-3 सीटें, झारखंड की 2 सीटें तथा अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर और मेघालय की 1-1 सीट शामिल है। इसके अलावा महाराष्ट्र, तमिलनाडु और ओडिशा की 1-1 राज्यसभा सीट पर भी उपचुनाव कराया जाएगा। नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया जारी है और 8 जून इसकी अंतिम तारीख है। फिलहाल कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नामांकन ने राज्यसभा चुनाव की सियासी तस्वीर को और दिलचस्प बना दिया है। अब सबकी नजरें 18 जून पर टिकी हैं, जब ये साफ हो जाएगा कि राज्यसभा में किस दल की ताकत कितनी बढ़ने वाली है और कौन सी पार्टी अपने राजनीतिक गणित को जीत में बदलने में सफल होती है। राज्यसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने कमर कस ली है। अब चुनाव में जीत किसे मिलती है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। तो नजरें कोर्ट पर भी टिकी हुई हैं। दरअसल मद्रास हाई कोर्ट ने एक चौंकाने वाले फैसले में 2016 के चुनाव विवाद का निपटारा करते हुए सुप्रीम कोर्ट के लंबे समय तक मामले को लटकाए रखने पर सवाल उठाए हैं, जिसके बाद से ये मामला चर्चा में बना हुआ है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। क्या कोई उम्मीदवार चुनाव के 10 साल बाद विजेता घोषित हो सकता है? मद्रास हाई कोर्ट के एक हालिया फैसले में कुछ ऐसा ही हुआ है। मामला 2016 के तमिलनाडु विधानसभा चुनाव का है, लेकिन इस ऐतिहासिक फैसले से ज्यादा चर्चा हाई कोर्ट की उस तल्ख टिप्पणी की हो रही है जिसमें उसने देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के रवैये पर ही गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। जस्टिस जी जयचंद्रन ने सख्त लहजे में कहा है,
अगर अदालतों की सुस्ती से चुनावी विवादों में इतनी देरी होगी तो भारत भी उन पड़ोसी देशों की राह पर चला जाएगा जो हमारे साथ ही आजाद हुए, लेकिन आज वहां लोकतांत्रिक संस्थाएं दम तोड़ चुकी हैं। दरअसल ये पूरी कहानी राधापुरम विधानसभा सीट की है। साल 2016 के चुनाव में यहाँ डीएमके के एम अप्पावू और एआईएडीएमके के IN इनबादुराई के बीच मुकाबला था। चुनाव में कुछ पोस्टल बैलेट महज इसलिए अमान्य कर दिए गए क्योंकि उन्हें सरकारी मिडिल स्कूल के हेडमास्टरों ने प्रमाणित किया था और चुनाव अधिकारियों ने उन्हें गजेटेड अधिकारी मानने से इनकार कर दिया था। अप्पावू इसके खिलाफ हाई कोर्ट चले गए। 2019 में मद्रास हाई कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाते हुए माना कि वो हेडमास्टर गजेटेड अधिकारी ही होते हैं। इसके बाद कोर्ट ने वोटों की दोबारा गिनती का आदेश दे दिया, लेकिन मतगणना के नतीजे घोषित होने से ठीक पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस प्रक्रिया पर रोक लगा दी। हैरानी की बात यह रही कि सर्वोच्च अदालत ने इस अहम चुनावी केस को 6 साल से भी ज्यादा समय तक लटकाए रखा। आखिर में सुप्रीम कोर्ट ने उस मूल कानूनी सवाल का जवाब दिए बिना ही मामला वापस मद्रास हाई कोर्ट को ही लौटा दिया और अब जस्टिस जयचंद्रन ने इसी बात पर गहरी चिंता जाहिर की है। उन्होंने 2015 के मोहम्मद अकबर बनाम अशोक साहू केस की याद दिलाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा था कि चुनावी विवाद जल्द से जल्द सुलझने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट चाहता तो आसानी से इस कानूनी सवाल का जवाब दे सकता था, लेकिन वो अपने ही पुराने फैसलों को नजरअंदाज कर रहा है। आखिरकार मद्रास हाईकोर्ट ने अब जाकर एम अप्पावू को 2016 चुनाव का असली विजेता घोषित कर दिया है। अदालत ने विधानसभा सचिव को निर्देश दिया है कि 2016 से 2021 के सरकारी रिकॉर्ड से एआईएडीएमके नेता इनबादुराई का नाम हटाया जाए और अप्पावू का नाम विधायक के तौर पर दर्ज हो। भले ही उस विधानसभा का कार्यकाल कब का खत्म हो चुका है, लेकिन ये फैसला भारतीय न्याय व्यवस्था की सुस्ती और चुनावी न्याय पर एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाता है। मद्रास हाईकोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को आईना दिखा दिया है। वैसे बिहार के जाने माने शिक्षक खान सर भी आए दिन सरकार को जमीनी हकीकत से रूबरू कराते दिखाई देते हैं, लेकिन इस वक्त उनका नाम किसी और ही वजह से सुर्खियों में बना हुआ है। उनकी कोचिंग के बाहर हुई फायरिंग को लेकर चल रही जांच के बीच अब खान सर पर ही गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। खान ग्लोबल स्टडीज सेंटर के बाहर हुई फायरिंग मामले की एफआईआर में पटना पुलिस ने खान सर को नामजद कर दिया है। उन पर बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया गया। ये जान लेने की कोशिश का मामला है जिसमें 10 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है। इस धारा में अग्रिम जमानत भी नहीं मिलती। एफआईआर के बाद पुलिस ने छात्रों से अपील की है कि वो किसी कोचिंग सेंटर के बहकावे में न आए। तो वहीं खान सर ने कहा कि एफआईआर की जानकारी मुझे नहीं है, मैं जाँच में पूरा सहयोग करूँगा। सेल्फ डिफेंस में गार्ड्स ने फायरिंग की है। दरअसल 2 जून की रात पटना स्थित खान सर की कोचिंग पर हमला हुआ था। घटना के दौरान उनके बॉडीगार्ड्स के फायरिंग किए जाने का वीडियो सामने आया था। इस मामले में पुलिस पहले ही दोनों बॉडीगार्ड्स को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है और खान सर से भी पूछताछ की जा चुकी है। अब पुलिस के बयान पर दर्ज एफआईआर में खान सर को नामजद आरोपी बनाया गया। इस पूरे विवाद में पहले फैसल खान ने दावा किया कि 8 से 10 राउंड फायरिंग की गई है। इसके बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया। इसके बाद ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन फिर एक वीडियो सामने आया जिसमें देखा गया कि खान सर के गार्ड की ओर से ही गोली चलाई जा रही है। इस वीडियो के सामने आने के बाद मामला पूरा पलट गया। खान सर के दोनों गार्ड को हिरासत में ले लिया गया और अब खान सर के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो गई है और फैसल खान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है। उनकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम दबिश दे सकती है। खबर है कि देर शाम या रात तक खान सर को गिरफ्तार किया जा सकता है। इसके अलावा आपको याद होगा बीते दिन ज्ञान बिंदु कोचिंग के डायरेक्टर रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद उनके कोचिंग के कई छात्रों और शिक्षकों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया और खान सर की गिरफ्तारी की मांग की थी। अब इस मामले में आगे क्या कुछ होता है ये देखना होगा। खान सर की गिरफ्तारी को लेकर जारी अटकलों ने बिहार की सियासत को गरमा दिया है। वहीं नीट मामले में भी विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई और युवा विंग इंडियन यूथ कांग्रेस ने सड़क पर मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। इस बीच कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने पीएम मोदी को खत लिखकर बड़ी मांग कर दी है, जिसके चलते सरकार की टेंशन और ज्यादा बढ़ गई है। तो क्या है ये पूरी खबर, जानेंगे इस रिपोर्ट में। नीट एग्जाम लीक को लेकर विपक्ष का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। विपक्ष ने पूरे देश में मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है। दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक मोदी सरकार पर विपक्ष के हमले जारी हैं। अभी तक कांग्रेस के छात्र संगठन एनएसयूआई ने तो मोदी सरकार का घेराव किया ही हुआ था और अब इस मुहिम में कांग्रेस की युवा विंग भी शामिल हो गई है। इंडियन यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भानु चिप के नेतृत्व में गुवाहाटी में कई युवाओं ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान कांग्रेस ने साफ कहा कि मोदी सरकार में लाखों छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है। नीट पेपर लीक के साथ कई और भी बड़ी परीक्षाएं सवालों के घेरे में हैं। हमारी मांग है धर्मेंद्र प्रधान को मंत्री पद से तुरंत बर्खास्त किया जाए, क्योंकि छात्रों के साथ अन्याय करने वाले को कभी माफ नहीं किया जा सकता।
युवाओं की इस आक्रोश के बाद मोदी सरकार पहले ही घिरी हुई थी कि इस बीच कांग्रेस के दिग्गज नेता और शिक्षा, महिला, बाल, युवा और खेल संबंधित संसदीय समिति के अध्यक्ष दिग्विजय सिंह ने भी प्रधानमंत्री को नीट यूजी के सिलसिले में चिट्ठी लिखी है, जिसमें उन्होंने नीट परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों के दुख का जिक्र करते हुए कहा कि लाखों छात्र भारी दबाव में हैं। व्यवस्था में उनका विश्वास मजबूत करना बेहद जरूरी है। दिग्विजय ने अपनी चिट्ठी में लिखा, ऐसे समय में जब नीट यूजी 2026 परीक्षा रद्द कर दी गई है, इससे लाखों छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर असर पड़ा है। उनके तनाव का मुख्य कारण पिछले प्रश्न पत्रों के लीक होने के मामले में जांच कैसे की गई है, इस बारे में स्पष्टता का अभाव है। दिग्विजय सिंह ने उम्मीद जताई है कि पीएम मोदी गंभीरता को देखते हुए फौरन इस मुद्दे पर जरूरी कदम उठाएंगे और देश के विद्यार्थियों को स्पष्ट और तथ्यात्मक जानकारी देंगे। ऐसे में देखना होगा कि दिग्विजय सिंह की इस चिट्ठी पर मोदी सरकार की तरफ से कोई जवाब आता है या नहीं। दिग्विजय सिंह की मांग ने नीट मामले में मोदी सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी हैं, तो मणिपुर में बार बार हो रही हिंसक घटनाएं भी बीजेपी की चिंता की वजह बन गई हैं। और इस बीच राज्य में एक बार फिर हिंसा भड़क गई, जिससे सीएम खेमचंद के प्रशासन पर सवाल गहराने लगे हैं। राज्य में शांति बहाल करने में बीजेपी सरकार की विफलता पर लोगों में भी आक्रोश बढ़ता जा रहा है। तो क्या है ये पूरा मामला, जानने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। मणिपुर में हिंसा रुकने का नाम नहीं ले रही है। अभी बीएसएफ जवान और उसके परिवार के ऊपर हुए हमले का मामला थमा भी नहीं था कि इस बीच एक और घटना घट गई। मणिपुर के कांगपोकपी जिले के लाइबोल खुल्लेन गांव में 5 जून की सुबह करीब 4 बजे उग्रवादियों ने हमला कर दिया। इस हमले में एक महिला समेत 3 लोगों की जान चली गई, जबकि 7 घरों को आग के हवाले कर दिया गया। इसे लेकर कुकी जो समुदाय की प्रमुख संस्था कुकी इनपी मणिपुर यानी KIM ने NSCN और ZUFK पर हमले का आरोप लगाया है। संस्था ने कड़े शब्दों में कहा कि निर्दोष लोगों की जान लेना और घरों को जलाना मानवता के खिलाफ अपराध है। KIM ने प्रशासन से तुरंत कार्रवाई करने और संवेदनशील गांवों की सुरक्षा बढ़ाने की मांग की है। इस घटना के बाद पूरे इलाके में तनाव फैल गया है। साथ ही सत्तारूढ़ बीजेपी और मुख्यमंत्री युमनाम खेमचंद की सरकार सवालों के घेरे में आ गई है। सवाल उठ रहे हैं कि सरकार अभी तक राज्य में पूरी तरह से शांति स्थापित क्यों नहीं कर पाई। एक तरफ तो सीएम खेमचंद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और पीएम मोदी को ये कहते हुए धन्यवाद कर रहे हैं कि बीजेपी के शीर्ष नेता शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए समर्थन दे रहे हैं। लेकिन सवाल ये है कि अगर वाकई राज्य में शांति और सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में कदम उठाए जा रहे हैं, तो फिर हर दूसरे दिन हमले की खबर कैसे आ रही है? क्यों पूरा प्रदेश अब तक हिंसा की चपेट में बना हुआ है? वहीं इस घटना के बाद सुरक्षा बलों ने तलाशी अभियान भी शुरू कर दिया है। लेकिन ये सवाल अब भी बरकरार है कि मणिपुर में आखिर शांति कब आएगी, कब वहां की जनता सुकून की नींद ले पाएगी। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। कामयाब फॉर्मूलों पर अपनी राजनीति करने वाली बीजेपी इन दिनों पूरी तरह से पश्चिम बंगाल पर अपना प्रयोग कर रही है। वहां पर पूरी की पूरी पार्टी जैसे कि ऐसा लग रहा है TMC अब बीजेपी में जाने के लिए तैयार हो गई। याद है एक बार उद्धव ठाकरे की पार्टी के साथ भी ऐसा हुआ था। बिहार में नीतीश कुमार के साथ भी ऐसा ही हो चुका है और अब ममता बनर्जी के साथ में ऐसा लग रहा है जैसे कि अब वहाँ पर कुछ बचेगा ही नहीं। अकेली बेचारी ममता बनर्जी ही अपने खेत में जो पत्तियाँ और उनके जो पेड़ की जो डालियाँ हैं उनके साथ ही रह जाएंगी। वो अब अकेली पड़ गई हैं और लोकतंत्र की ये जितनी बड़ी सड़क है उसके ऊपर बुलडोजर उनका पीछा कर रहा है। देखना यह है कि इस तरह की जो राजनीति नई शुरू हुई है देश में कि तोड़ो और राज करो वाली राजनीति, वो अब किस हद तक कहाँ तक जाएगी? क्या इसी तरह की राजनीति अब चलती रहेगी? क्योंकि साहेब हैं तो सब कुछ मुमकिन है और वो सब कुछ मुमकिन होता ही जा रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। तो आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।